किसान की जादुई घास। यह कहानी है सुजानपुर गांव की। ये गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अपने आप में एक स्वर्ग है। वहां के रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं। इस गांव में चारों तरफ हरियाली, नदी, नाले, पहाड़, फूलों के बाग हैं। गांव के लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। सभी के खेत हरियाली से भरे हुए रहते हैं। ऐसा कहा जाता है इस गांव में अप्सराएं उतर के आती हैं और बाग में आकर खेला करती हैं। और ये बात कोई कहावत नहीं है, हकीकत थी। बहुत सारे लोगों ने अप्सराओं को देखा भी था इस गांव में। महुआ और नीमा दो पति पत्नी का जोड़ा रहता था। सबसे ज्यादा अच्छे खेत नीमा और महुआ के थे। फिर एक दिन की बात है। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ जी? आप दरवाजे पे बैठ के ऐसे सिर पे हाथ रखकर क्यों रो रहे हैं जी? नीमा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे खेतों की फसल ना जाने किसने रातों रात बर्बाद कर दी। सारी फसल उजड़ गई है और सबसे ज्यादा चिंता तो मुझे अपनी गाय लक्ष्मी और उसके बच्चे की हो रही है, क्योंकि हमारी घास वाले खेत की फसल भी किसी ने उजाड़ दी है। सारी की सारी घास उजड़ चुकी है। अब हम अपनी गाय और उसके बच्चे को क्या खिलाएंगे? ये आप क्या कह रहे हैं जी? अब हम क्या करेंगे? हमारी लक्ष्मी क्या खाएगी? अरे बेटा, ये मालिक और मालकिन क्यों रो रहे हैं? कोई चिंता वाली बात हो गई है क्या? महुआ और नीमा बहुत चिंता में थे कि अब वो क्या करेंगे। एक तो उनकी फसल किसी ने बर्बाद कर दी, ऊपर से उनके पास घास की फसल भी नहीं रही अब। नीमा, ये देखो, बस इतनी सी घास बची है। खींच के 2 दिन ही चलेगी। उसके बाद हम लक्ष्मी और उसके बच्चे को क्या खिलाएंगे? लक्ष्मी महुआ और नीमा की सारी बातें सुन लेती है। मेरे मालिक और मालकिन बहुत चिंता में हैं और उनकी परेशानी का कारण मैं हूँ। हमेशा उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। अगर आज वो इस समय परेशानी में है तो मुझे भी उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। लक्ष्मी, तुम चारा क्यों नहीं खा रही हो? क्या बात है? वो मालिक, आजकल मुझे ना भूख कम लग रही है, इसलिए मैं चारा कम खा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम बीमार तो नहीं हो? नहीं मालिक, सब सही है। आपके और मालकिन के रहते भला कभी मेरी तबीयत खराब हो सकती है? लक्ष्मी जानबूझ के चारा नहीं खा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका मालिक महुआ और मालकिन नीमा बहुत चिंता में है। अगर मैं चारा कम खाऊंगी तो इससे थोड़ा तो घास बच जाएगा। कुछ दिन निकल जाएंगे। मालिक और मालकिन को भी मेरी वजह से जो चिंता है कि मैं घास के बिना भूखी रह जाऊंगी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। और रही बच्चे की बात, तो उससे मैं अपना दूध पिला लूंगी, जिससे उसका गुजारा हो जाएगा और खुद कम चारा खाकर भी गुजारा कर ही लूंगी। नीमा, एक तो खेतों की चिंता है। खेतों में कुछ भी नहीं बचा है, ना फसल ना घास। ऊपर से लक्ष्मी भी घास नहीं खा रही है। ना जाने उसे भी क्या हो गया है, वो भी बात नहीं कर रही है। मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि लक्ष्मी चारा क्यों नहीं खा रही है, क्योंकि उसे पता है कोई हमारी फसल बर्बाद कर चुका है और हमारे पास उसके लिए चारा नहीं है। इसलिए वो कम कम खा रही है, ताकि चारा ज्यादा दिन तक चले और हम लोगों की चिंता थोड़ी कम हो। क्या तुम सच कह रही हो नीमा? बेचारी लक्ष्मी, वो हमारा इतना सोच रही है। अगर लक्ष्मी हमारे बारे में इतना सोच सकती है तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हमें भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें भी उसके लिए चारे का इंतजाम करना चाहिए। हाँ जी, हमें कुछ करना चाहिए। क्या हम दोबारा चारा नहीं उगा सकते हैं? जानती हूँ, फसल तो दोबारा नहीं उगा सकते, लेकिन थोड़ा चारा ही उगा लेते हैं लक्ष्मी के लिए। पर कैसे नीमा? हमारे पास ना तो फसल के बीज हैं और ना ही घास के बीज। हम लोग कहाँ से बीज बोएंगे? और इस समय तो किसी के पास बीज भी नहीं होंगे कि हम किसी से मांग कर लाएं। सबने अपने अपने खेतों में बीज बोकर खत्म कर लिए होंगे। हम कहाँ से बीज लाएंगे? आप रुकिए जी, मैंने कुछ पुरानी घास की बीज संभाल के रखी थी। अगर वो खराब नहीं हुई होगी तो हम उसको बो देते हैं। क्या पता उससे थोड़ी सी घास हो जाए। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पास पुराने बीज हैं? नीमा पुराने बीज महुआ को लाकर देती है और वो दोनों उदास मन से अपने खेतों में चारे के पुराने बीज को बो देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद थोड़ा सा चारा उग जाए।
नीमा और महुआ खेतों में बीज बो रहे थे कि तभी वहीं बंसी और हरिया आ जाते हैं और महुआ के जले पर नमक छिड़कते हैं। अरे ओ महुआ, तू क्या कर रहा है? अरे भाई, वो मैं अपने खेतों में चारे के लिए बीज बो रहा हूँ। इतने पुराने बीज? मुझे तो लगता है ये सड़ गए होंगे। तो इन पुराने बीजों को बो के क्या करेगा? इससे तो कुछ भी नहीं निकलने वाला। अरे हरिया, तू किस पागल को समझा रहा है? ये महुआ तो है ही पागल। इसे इतना समझ नहीं आ रहा कि किस समय बीज बोए जाते हैं। अब तो सभी लोगों की फसल पक के तैयार भी हो गई है, घास भी बन गई है, और ये पागल अभी घास के बीज बो रहा है। मैं तो कहता हूँ तू अपनी गाय मुझे दे दे, मैं उसकी देख रेख अच्छे से करूंगा। मेरे पास तो इतना सारा चारा है कि पेट भर के खाएगी वो। नहीं नहीं भाई, मैं अपनी गाय का खुद ख्याल रख सकता हूँ। कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं, तुम चिंता ना करो। देखा हरिया तुमने, रस्सी चल गई पर अभी तक बल नहीं गया। सारी फसल और चारा तबाह हो गया इसका, पर अकड़ देखो कैसी है इसमें अभी तक। हाँ, ये तो पहले से ही घमंडी था, तभी तो देखो कैसे इसके साथ क्या हो गया। ये बर्बाद हो गया। ऐसा क्यों कहते हो भाइयों? यकीन मानो, मैंने कभी किसी चीज पर घमंड नहीं किया। अब तो तू यही कहेगा। चल हरिया, चलते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ना जाने क्यों नीमा, इन लोगों को मुझसे पता नहीं क्या दिक्कत है, हमेशा मेरे साथ गलत बातें करते हैं। आप दुखी क्यों होते हैं जी? आप ऐसे दिल ना तोड़िए। हम बहुत मेहनत से ये बीज बो रहे हैं। ऊपर वाला हमारी मेहनत देखकर क्या पता हमारी मेहनत का फल हमें दे दे। पुराने बीज ही सही, क्या पता उग जाए। नीमा और महुआ ने इस उम्मीद में बीज बो दिए थे कि क्या पता थोड़े ही सही लेकिन घास हो जाएगी, और देखते ही देखते थोड़े दिनों में घास उग आई। देखा जी, मैं ना कहती थी, उम्मीद ना छोड़िए। क्या पता ऊपर वाला हमारी मेहनत का फल हमें दे ही दे। देखा, खेत में घास आ गई ना। हाँ नीमा, तुम सही कहती हो, पर दिक्कत तो ये भी है ना कि घास बहुत थोड़ी सी है। थोड़े दिनों में ये खत्म हो जाएगी और फिर पूरा साल हम लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे? आप चिंता न कीजिए, ऊपर वाला फिर से हमें कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देगा। ये लो लक्ष्मी, अब पेट भर चारा खाओ। हमने तुम्हारे लिए अपने खेत में चारा उगा लिया है। लक्ष्मी, मैं जानती हूँ तुम इतने दिनों से इसलिए खाना अच्छे से नहीं खा रही थी। तुम्हें पता था कि चारा नहीं है। तुम हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। मालिक मालकिन, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुझे आप जैसे मालिक मिले हैं। एक दिन महुआ और नीमा लक्ष्मी के लिए अपने खेत से चारा लेने गए थे कि तभी महुआ को घास के बीचों बीच एक नन्ही छोटी सी परी सोई हुई मिली। अरे ओ नीमा, देखो ये क्या है? क्या है जी? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हाँ, ये तो कोई नन्ही परी है, अप्सरा है, और ये सोई हुई है। थोड़ी देर बाद नीमा और महुआ की बातें सुन के परी की नींद खुल जाती है। कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आई हो? मैं एक परी हूँ। कल रात को हम बहुत सारी परियां धरती लोक पर उतर आई थी। यहाँ पे हमें सबसे अच्छे नजारे लगे और हम सब यहाँ खेलने लगी। तभी मेरा एक पंख टूट के यहाँ तुम लोगों के खेतों में गिर गया। बाकी सारी परियां वापस अपने घर चली गई। मैं बिना पंख के वापस नहीं जा पाई। मैंने अपने पंख को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा पंख कहीं भी नहीं मिला। क्या तुम्हारे पंख हमारे खेत में है? हाँ, यहीं पे टूट के गिरा है। चिंता न करो, अगर तुम्हारा पंख हमारे खेत में टूट के गिरा है तो हम उसे ढूंढ के तुम्हें जरूर वापस कर देंगे, ताकि तुम अपने घर वापस जा सको। महुआ और नीमा नन्ही परी का पंख ढूंढने के लिए अपने खेत में घास को उलट पुलट कर देते हैं। बहुत समय ढूंढने पर दोनों थक जाते हैं, लेकिन पंख कहीं नहीं मिलता। एक बार फिर से महुआ की हरी हरी घास उलट पुलट करने से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन दोनों बिना घास की चिंता किए परी का पंख ढूंढने में लगे थे। तभी नीमा एक जगह देखती है। इधर तो आइए जी, देखिए मुझे क्या मिला है। अरे, ये तो इस नन्ही परी का पंख है। चलो, हमें उसे ये पंख जाकर देना होगा। ये लो नन्ही परी, तुम्हारा पंख मिल गया है, तो अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने
बिना अपने घास की चिंता करते हुए मेरा पंख ढूंढ के दिया। तुम लोगों ने अपना घास पूरा बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे मेरा पंख ढूंढ कर दिया। मैं आप लोगों का यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? कोई बात नहीं, तुम हमारी वजह से अपने घर वापस जा पाओगी। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? घास तो हम फिर से उगा सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम लोगों का जो इतना नुकसान हुआ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी से महुआ के खेतों का हरा हरा घास फिर से वापस वैसा ही कर देती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? हाँ, ये सब तुमने कैसे किया? ये सब मैंने अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से किया है। अब तुम्हारे खेत से कभी भी घास खत्म नहीं होगी। तुम एक दिन पूरा घास का खेत खाली भी कर दोगे, अगले दिन उतनी ही घास वापस हो जाएगी। हर रोज तुम्हें इस खेत से नई नई घास मिलेगी। ये कभी भी ना खत्म होने वाली घास है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। यह कह के वो नन्ही परी आसमान में उड़कर चली जाती है। नीमा और महुआ रोज अपने खेतों से घास काट के लक्ष्मी के लिए ले जाते। अगले ही दिन जाकर देखते तो वहाँ पर फिर से नई घास उगती। वो कभी भी ना खत्म होने वाली घास की खेती बन गई थी। ये देखकर सारा गांव महुआ और नीमा से चलने लगा था। देखा तुमने हरिया, इस महुआ के खेत में कोई जादुई घास है जो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, मैंने भी सुना है। महुआ तो गांव का बहुत बड़ा साहूकार बन गया है। हरिया, जो हमने महुआ की पहली फसल और घास बर्बाद की थी, लगता है उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार फिर से हमें जाकर इसकी घास की खेती बर्बाद करनी होगी, तब जाकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बंसी, तुम सही कहते हो। बंसी और हरिया रात को महुआ के खेतों में यह सोचकर जाते हैं कि आज वो उसके घास की खेती को काट के खत्म कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे। जैसे ही वो दोनों घास को बर्बाद करने लगे, उन्हीं का औजार मुड़ के उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अरे भाई, ये क्या? हमारा औजार हमें ही काटने को हमारे ही पीछे दौड़ रहा है। भागो भागो बंसी, नहीं तो आज हमारी गर्दन धड़ से कट के अलग हो जाएगी। अब तो हमें महुआ ही बचा सकता है, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं ये औजार भी उसी ओर आ रहे हैं। बंसी और हरिया भागते भागते महुआ के घर पहुंचते हैं। अरे अरे, तुम दोनों कहां घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो? महुआ, हमें बचा लो। हाँ महुआ, बचा लो हमें, वरना ये औजार हमारी गर्दन काट देंगे। महुआ के कहने पे वो औजार वापस हो जाते हैं। तब जाकर हरिया और बंसी महुआ को बताते हैं कि वो उसका खेत एक बार फिर से बर्बाद करने जा रहे थे और उनके साथ ये सब हो गया। एक बार पहले भी उन दोनों ने महुआ के सारे खेत बर्बाद किए थे। हमें माफ कर दो महुआ, हम तुमसे जलते थे, उसी वजह से हमने तुम्हारे खेत बर्बाद किए थे। नहीं, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। इसी बंसी के कहने पे मैंने उसका साथ दिया था। मुझे माफ कर दो महुआ। तुम दोनों के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। बंसी और हरिया दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरी तरफ उस नन्ही परी द्वारा दी गई जादुई घास की वजह से महुआ बहुत बड़ा घास का व्यापारी बन गया था और अब उसने बहुत सारे खेत भी खरीद लिए थे। बहुत अमीर बन चुका था अब महुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें। उषा के 2 बेटे थे, ऋषभ और सुनील। ऋषभ उसका सौतेला बेटा था। उषा हमेशा ही अपने सगे बेटे सुनील को ज्यादा प्यार करती थी। सुनील की शादी हो चुकी थी और ऋषभ की शादी भी निशा नाम की लड़की से हो जाती है। उषा सुनील की पत्नी कीर्ति को ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन वो अपनी बहू कीर्ति के लिए साड़ी ले आती है। ये लो बहू, तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। कल पड़ोस की शादी में जाना है ना, तुम यही पहनकर चलना। तभी वहाँ ऋषभ आ जाता है। अरे माँ,
तुम निशा के लिए साड़ी नहीं लाई? वो भी तो कल शादी में जाएगी ना? हाँ हाँ, वो भी जाएगी, पर उसके पास तो काफी साड़ी होंगी ना। अभी अभी तो शादी हुई है तुम दोनों की, तो उसी में से कोई पहन लेगी वो। ऋषभ ये सुनकर उदास हो जाता है। तब निशा कहती है, आप उदास क्यों होते हो जी? सही तो कह रही हैं मम्मी जी, मेरे पास तो बहुत साड़ियां हैं और सारी की सारी नई हैं, मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। वो बात नहीं है निशा, माँ मेरे साथ तो सौतेला व्यवहार करती ही थी, पर मुझे लगता था कि मेरी पत्नी के साथ वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, पर आज उन्होंने तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। ऋषभ उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। ऋषभ को उदास देखकर निशा को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन उषा सुनील को कुछ पैसे दे रही होती है। ले बेटा सुनील, ये कुछ पैसे रख ले और बहू को कहीं घुमा लिया। जी मम्मी जी। सुनील वहां से चला जाता है। मम्मी जी, आपने इन्हें तो कभी पैसे नहीं दिए, ऐसा सौतेला व्यवहार आप क्यों करती हैं? बहू, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी सास से? कोई ऐसे सवाल करता है कि अपनी सासू से? सास, अरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं ना, आपने तो मुझे अपनी बहू माना ही नहीं। हमेशा कीर्ति भाभी के लिए ही सब कुछ लाती हैं। मुझे तो आज तक आपने कुछ दिया ही नहीं। क्या मैं जानती नहीं कि आप ऐसा क्यों करती हैं? देख निशा, तू अपना काम कर समझी, मेरे से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। निशा, माँ से ऐसे बात नहीं करते, तुम जाओ अपने कमरे में। हाँ हाँ, जा रही हूँ, मुझे भी इनसे बात करने का कोई शौक नहीं है। निशा अपने कमरे में चली जाती है और ऋषभ भी वहां आ जाता है। निशा, तुमने माँ से क्यों झगड़ा किया? क्योंकि आप तो कुछ कहते ही नहीं, बस चुपचाप सहते रहते हैं। किसी को तो आवाज उठानी होगी ना। कोई बात नहीं निशा, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। निशा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहां कीर्ति आ जाती है। निशा, तुम मार्केट से ये सामान ले आओ। मैं क्यों जाऊं? आप भी तो जा सकती हो ना। दिख नहीं रहा कि मैं खाना बना रही हूँ? हाँ तो क्या हुआ, खाना बनाने के बाद चली जाना। हाँ हाँ, खाना भी मैं ही पकाऊं, बाजार जाकर सामान भी मैं ही ले आऊं, खुद तो कुछ करोगी नहीं, है ना? ओहो, जुबान तो देखो कैसे चल रही है। सुनो, तुम अभी आई हो इस घर में, तमीज में रहो, वरना सासू माँ से कहकर मायके भिजवा दूंगी तुम्हें। हाँ। ओ, हाथ लगाकर दिखाओ मुझे, देख लूंगी। बहुत मनमानी हो गई तुम दोनों की, समझी? निशा लिस्ट कीर्ति के ऊपर फेंक देती है। कीर्ति निशा को मारने आती है तो निशा उसका हाथ मोड़ देती है। मर गई रे, छोड़ मेरा हाथ। आज के बाद मुझसे कोई बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। कीर्ति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस निशा चुड़ैल ने मेरा हाथ मोड़ दिया, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे कैसी बेकार की बातें कर रही हो? अरे निकालना ही है तो ऋषभ और निशा को निकालेंगे। नहीं, मुझे अलग घर चाहिए। कान खोलकर सुन लीजिए, हम दोनों इस घर से जल्द जाएंगे। आप नए घर का इंतजाम कीजिए बस, मैं इन दोनों के साथ ज्यादा नहीं रह सकती। हाँ, वैसे मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था, अच्छा हुआ तुमने कह दिया, मैं माँ को भी बता देता हूँ। माँ, वो क्या करेंगी तुम्हारे साथ जाकर? मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं, बस हम दोनों ही कहीं शिफ्ट हो जाएं, इस सब झमेले से दूर। अरे पर माँ को यहाँ छोड़कर इस तरह से जाना ठीक नहीं रहेगा कीर्ति। वैसे वो तुम्हें कितना प्यार भी तो करती हैं। नाम का ख्याल रखती है, क्योंकि तुम सगे बेटे हो ना, इसलिए। तुम अगर सौतेले होते तो मेरे साथ भी ऐसे ही सलूक करती जैसे अभी तुम्हारे सौतेले भाई और उसकी पत्नी से करती है। अरे पर फिर भी कुछ भी नहीं। देखो, या तो हम दोनों इस घर से कहीं दूर जाएंगे या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। सुनील अपनी माँ से बात करने आता है। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कीर्ति के साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाऊं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। कब शिफ्ट होना है हमें? मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ। अब नहीं माँ, मैं और कीर्ति ही जाएंगे बस। आप तो यहीं रहो, ये पुश्तैनी घर भी है ना आपका।
अरे बेटा, तू तो मेरा सगा बेटा है, तू ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे अपने साथ ले जा बेटा। तभी वहां कीर्ति आ जाती है। अरे माँ, आपको पता भी है कि किराए के घर में कितना खर्चा होता है, और अगर आपको भी लेकर गए तो और खर्चा होगा। आप तो बस यहीं रहो इसी घर में। कोई बात नहीं सुनील, तुम लोग चले जाओ, माँ यहीं रहेंगी हमारे साथ, हम माँ का ख्याल रखेंगे, तुम लोग अपनी गृहस्थी संभालो। निशा को ये देखकर बहुत खुशी होती है। वो मन ही मन सोचती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मम्मी जी को पता चलेगा, बड़ा सगा और सौतेला करती रहती थी। सगा बेटा तो जा रहा है छोड़कर, अब आएगी इन्हें अकल, और नहीं आई तो मैं अल्लाह कर रहूंगी। निशा अपनी सास को कैसे अपने सौतेले बेटे से मिलाएगी, जानने के लिए देखिए सौतेली माँ पार्ट 2। हाय बेचारी बहू। सरिता की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती, जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो। अरे बहू, तू एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है? सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे 4 बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, वो बड़ी है ना तुझसे। माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सरिता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है, आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की, तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ, और हाँ, मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुस्से में बोला, सरिता, क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है। तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या? मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूं भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूँ ना, बस काम ही कर रही हूँ, और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता। पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं, बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या कहती हैं? सच्ची तो कहती हैं।
मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा, कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है, उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी की पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें सब पता है तो हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना, शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना। आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई, सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है। अगली सुबह सब लोग मौसी जी के घर पर चले जाते हैं। वहां पर शादी का माहौल होता है, सब जगह चहल पहल होती है, बहुत सारे मेहमान आए हैं। सरिता को वहां बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी रौनक है। मैं यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो रोहन जी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि वहां रोहन की कजिन साक्षी आ गई और सरिता से बोली, आप सरिता भाभी हो ना? जितना आपके बारे में सुना था, आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ वो तो है, मेरी सुंदरता की तारीफ सब करते हैं। मेरे मायके में तो सब यही बोलते हैं कि रोहन जी की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें मैं मिली। लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रोहन भैया की कजिन हूँ। आपकी शादी पर नहीं आ पाई थी ना, इसलिए आप मुझसे मिली नहीं कभी। शांति मौसी और मीनाक्षी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहा तुमने? मेरी तारीफ? कभी नहीं। मेरे ससुराल वाले कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकते। मैं इतनी अच्छी हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास ना मुझे सुनाती रहती है, और पति भी मेरी सास की साइड लेते हैं। ना कभी बाहर ले जाते हैं, ना कहीं घुमाने। अगर घुमाने के लिए कभी बोल भी देना तो उनकी बहन बीच में आ जाती है। मैं कैसे रह रही हूँ उस घर में, ये मैं ही जानती हूँ। सरिता की ये बातें सुनकर साक्षी को बड़ी हैरानी हुई। अब वो हर किसी के सामने अपनी बढ़ाई और ससुराल वालों की बुराई करने लगी। रोहन और शांति को सरिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहे। अगले दिन जब वो अपने घर पर आए, सरिता, तुमने क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया? तुमसे बोला था ना कि चुप रहना। अजी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहे हो? तुम जहां जाती हो अपना रोना शुरू कर देती हो, कभी किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनती, बस अपनी कहती रहती हो। तुमने सबके सामने हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। जिस घर में मेरी कदर ही नहीं, उस घर में मेरा क्या काम? अरे क्या करूंगी मैं यहाँ रहकर? जो भी आता है मुझे सुनाकर चला जाता है। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती। सीधी सादी बहू मिल गई है ना सबको, तो जो जी में आए वो करो। सरिता ने अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया, और उस दिन भी उसने सबके सामने खुद को बेचारी बना ही दिया। अगले दिन मीनाक्षी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अपना नाश्ता लेने किचन में गई और पतीले में रखे गरम दूध को गिलास में डालने लगी। दूध का पतीला उसके हाथ से छूट गया और गरम गरम दूध उसके हाथ पर गिर गया। ओए माँ, हाय मेरा हाथ, माँ मेरा हाथ जल गया। मीनाक्षी की आवाज सुनकर सरिता दौड़ती हुई आई। ये क्या किया तुमने? तुम्हें नाश्ता चाहिए था तो मुझसे बोल देती, मैं क्या मना करती थी? अब पता नहीं कितने दिन की मुसीबत पाल ली तुमने। सरिता मीनाक्षी को उसके कमरे में ले गई और उसका बहुत ख्याल रखा। उसका इस तरह से ख्याल रखना शांति और रोहन को थोड़ा अजीब लगा। माँ, सरिता के दिमाग का भी कुछ पता नहीं। कल शादी में सब। स्टॉप बोलने वाली बहू, स्टॉप दैट। अरे अरे अरे, आप लोग स्टॉप तो नहीं हो गए ना? लेकिन ये कहानी है इसी खेल की जो कभी हम बचपन में खेला करते थे।
बैठी रहती है सारा दिन पत्थर की तरह। अरे पत्थर भी कभी कभी हिल लिया करता है, तू भी कभी कोई काम कर लिया कर बहू। मैं तो बहू नहीं भैंस ले आई हूँ। नीता सारा दिन घर का काम करती, कमर टूट जाती जब वो रात में बिस्तर में आराम करने के लिए लेटती। लेकिन मजाल है सास की, जो उसके काम की कभी झूठे मुंह भी तारीफ कर दे। हम लोग नसीब वाले हैं नीता बिटिया, जो तेरे जैसी बहू हम लोगों को मिली। पिताजी, यही आपका प्यार है जिसके कारण मैं इस घर में टिकी हुई हूँ। पर पता नहीं सासू माँ को मैं क्यों नहीं अच्छी लगती। अब तो 2 साल हो गए हैं शादी को। 2 साल में तू ये सवाल कर रही है? यहाँ मुझे 30 साल हो गए बिटिया। पता नहीं तेरी सास मुझे भी क्यों पसंद नहीं करती। फिर क्या, दोनों ससुर बहू खूब ठहाका लगा लगा कर हंसते हैं। अरे वाह जी वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू को देखो कैसे ठहाके लगा लगा कर ससुर के साथ हंस रही है। अरे एक जमाना हमारा था, ससुर इस कमरे में तो मैं उस कमरे में, ससुर बरामदे में तो मैं छत में। और यहाँ देखो महारानी को, वो मेरी बेटी है और पापा ने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम इधर उधर भागो। हाँ, सास को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी नजर बहू पर पड़ती है जो सास और ससुर की बात पर हंस रही है। बहू को हंसता हुआ देख सास का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। अरे कल बुही तू क्यों हंसी? तुझे कौन सी चुड़ैल चिपट गई तो हंस रही है? हम मियाँ बीवी का ये चलता रहता है, ये ना सोच के बीच में फूट पड़वा दी। अरे जी जाइए बाजार से छाछ ले आइए और तू जाकर किचन में बेसन घोल कर पकोड़े बना ले, कड़ी बनानी है तुझे। सास बहू और पति को ऑर्डर देकर वहाँ से निकल जाती है। पति बाजार की तरफ और बहू किचन की तरफ। सारा काम हो गया, अब बस आराम से टीवी देखूं। उधर सास, कढ़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब ये लड़की खी खी करके दांत दिखाती है तो गुस्सा आ जाता है। लगता है कि मुंह नोच लो इसका। तभी सास के कान में बहू के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सास का पारा फिर 7वें आसमान में चला जाता है। सास कमरे में जाती है जहाँ बहू टीवी में सीरियल देख रही होती है। अरे पागल हो गई है तो बता दे, पागल खाने छोड़ाऊं तुझे? जी, आइए ना, देखिए ना, आप भी ये सीन देखिए, कैसे बच्चे स्टॉप दैट खेल रहे हैं। इस खेल में ना जिसे स्टॉप दैट बोल दो उसे स्टॉप होना पड़ता है। हाँ, बहुत खेला है मैंने भी इसे बचपन में। कोई इतने भी पुराने लोग नहीं है हम। हाँ, काश सासू माँ मैं भी ये खेल खेल पाती। सास को बहू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। यहाँ तो सारा घर फैला पड़ा है, रात के खाने की कोई तैयारी नहीं, और मैडम स्टॉप दैट खेलेंगी। हैं? अरे चल जाकर छत धो। बेचारी बहू जो अभी तक टीवी पर ठहाका मार रही थी, झाड़ू लेकर छत पर पहुंच जाती है। खुले आसमान के नीचे बहू भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, ये तो बता दो कैसे मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी आएगी जिसे देखो जब देखो कुछ न कुछ सुनाकर निकल जाता है। वो रोने लगती है, लेकिन करती भी तो क्या, भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। बहू पूरी छत साफ करके नीचे आती है जहाँ सास मजे से बैठकर टीवी देख रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। टीवी में वही स्टॉप दैट वाला सीरियल चल रहा होता है। मासूम बहू फिर से टीवी देखने लग जाती है। कितना मजेदार गेम है। सास को फिर बहू पर गुस्सा आ जाता है। अरे उसे तो बहू के हंसने की आवाज ही चुभती है। तुझे स्टॉप दैट खेलने का बहुत मन कर रहा है ना? मुझे बोल स्टॉप दैट, अब बोल स्टॉप दैट, बोल बोल। नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही है? अच्छा तो फिर हंस क्यों रही है? अरे दम में तो बोल के दिखाना मुझे स्टॉप दैट। बहू सास के जोर देने पर जोर से गुस्से से बोल देती है, स्टॉप दैट। लेकिन ये क्या, सास तो मानो किसी भूत की तरह जम जाती है। मन तो कर रहा है कि ओवर ही ना बोलूं, लेकिन ये मानेगी तो नहीं ना। तभी डोरबेल बजती है और बहू सास को ओवर बोलना भूलकर दरवाजे पर चली जाती है। अरे कमला, तू क्या करने आई है? भाभी जी काम पर रख लो ना, बहुत जरूरत है पैसों की।
मैं जानती हूँ, पर मेरी सास नहीं मानेगी ना। अरे पता नहीं भाभी कैसी सास है आपकी। इतना काम तो मैं 4 घर का नहीं करती जितना वो आपसे एक घर में करवा लेती है। बहू काम वाली से खड़े होकर तकरीबन आधे घंटे बात करती है और उसे विदा कर जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि सास वैसी की वैसी ही खड़ी है। स्टॉप दैट। ये जो कह कर गई थी वो। अरे हाय, ये सासू माँ को क्या हो गया? अब ओवर बोलूंगी तो मेरी तो जान ही निकाल देगी। क्या करूँ मैं? बहू उनका हाथ पकड़कर बेड पर लिटा देती है और फिर कहती है, ओवर। क्या मेरे सर पर खड़ी रहेगी अब? क्या मैं आराम भी ना करूं? जा यहाँ से। बोला है ना कमरे में आया मत कर। जब देखो कमरे में घुसी रहती है, अलमारी को घुरती रहती है। अरे कुछ नहीं देने वाली, ज्यादा वहम में मत रहना, समझी? माफ करिएगा, मैं आपको कुछ बोलती नहीं हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। अरे वाह जी वाह, स्टॉप दैट बोलते बोलते जबान भी खुल गई तेरी। हाँ, खुल गई और बोलूंगी भी। स्टॉप दैट। अब बोलो। लेकिन ये क्या? जैसे ही बहू ने बोला स्टॉप दैट, सास हो गई स्टॉप। हे भगवान, ये क्या हो रहा है सासू माँ? लेकिन बेचारी सास स्टॉप दैट में तो बोलती बंद हो गई उनकी। वाह जी वाह, लग रहा है कि अब सारा खेल मेरे हाथ में आ गया। बहू अब सास से स्टॉप दैट बोलकर कभी खाना बनवा लेती तो कभी घर साफ करवा लेती। अरे पता नहीं, मैं आजकल थकी थकी सी क्यों रहती हूँ। बीपी भी हाई रहता है, मन करता है सोई रहूं। और मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये काम बहुत कर रही है, उम्र नहीं है आपकी इतना काम करने की। और ज्यादा काम किया तो काम तो मैं इतना कराऊंगी कि बस नाम की जिंदा रहेगी। बहुत जबान टपट टपट चलती है ना इनकी। ससुर जी समझ ही नहीं पाते कि क्यों उसकी बीवी की तबीयत खराब हो रही है। बहू शीशे के सामने कहती है, सारा काम हो रहा है, मजा ही आ गया। स्टॉप दैट होकर उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं। अब तो जो चाहे जब चाहे सारा काम इन्हीं से करवाऊंगी। ये मेरा कमाल। क्या बोलती हूँ मैं? स्टॉप दैट। बस जैसे ही बहू शीशे के सामने ये शब्द बोलती है, भूत बन जाती है। उषा का सगा बेटा सुनील और बहू कीर्ति उन्हें उनके सौतेले बेटे के साथ छोड़कर जा रहे होते हैं। बेटा, तेरी जब कमाई बढ़ जाएगी, कम से कम तब तो मुझे तू लेने आ जाना। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। चलो भी, अब कितना लेट कर दिया है, टैक्सी इंतजार कर रही है बाहर। हाँ हाँ चलो। सुनील और कीर्ति चले जाते हैं और उषा उन्हें जाता हुआ देख उदास हो जाती है। तभी वहां निशा आ जाती है। अपनी सास को उदास देख निशा उनके पास जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? आप तो बहुत सगा बेटा करती थी। आपके सगे बेटे ने तो आपको छोड़ दिया और चले गए अपनी अलग गृहस्थी बसाने। देख बहू, मेरे बेटे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि जब उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो वो मुझे लेने जरूर आ जाएगा। हाँ, ये भी देख लेंगे कि वो लोग आपको वापस लेने आते हैं या नहीं। तब तक तो आप भी यहीं हो और मैं भी। उषा अपने बेटे के ना होने से बहुत ही उदास रहने लगती है। उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया। सुनिए जी, मम्मी जी ने आज भी कुछ नहीं खाया। जब भी खाने के बारे में पूछती हूँ तो कह देती हैं भूख नहीं है और अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं। ये सुनकर ऋषभ अपनी माँ के पास खाना लेकर जाता है। माँ, सुनील बेटा आ गया तू? ओह, तू है। माँ, मैं खाना लाया हूँ, खा लीजिए प्लीज। आप ऐसे भूखी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। मुझे भूख नहीं है, ले जा तू खाना। ठीक है, फिर जब तक आप नहीं खाएंगी मैं भी नहीं जाने वाला यहाँ से। अरे तू क्यों जिद करता है? कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे मम्मी जी, आप खा भी लीजिए ना। ये कितने प्यार से आपको खिला रहे हैं, उसकी तो कदर कर लीजिए कम से कम। अरे तू क्यों बीच में हमेशा अपनी टांग अड़ाती है? ठीक है, लाओ दे दो। कम से कम खाने के बाद तुम दोनों तो इस कमरे से जाओगे।
उषा खाना खा लेती है और ऋषभ और निशा ये देखकर खुश हो जाते हैं। चलो, कम से कम माँ ने खाना तो खा लिया। उषा एक दिन सुनील को फोन मिलाती है। हेलो बेटा सुनील, तू घर मिलने आ जाना बहू को लेकर। कितने दिन हो गए, बहुत मन कर रहा है मेरा। हाँ हाँ ठीक है माँ, ऑफिस में बहुत काम है, टाइम मिला तो आ जाऊंगा। सुनील फोन काट देता है। हेलो सुनील बेटा। सुनील की बात सुनकर उषा उदास हो जाती है। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। माँ ये देखो, मैं जलेबी लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना? उषा जलेबी देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, जलेबी ला दे। उषा जलेबियां खा रही होती है और ऋषभ अपने कमरे में चला जाता है। देखा मम्मी जी, आपका ये कितना ख्याल रखते हैं, और प्यार सगे और सौतेले से नहीं आंका जा सकता। आपको उदास देखकर ये आपके लिए तुरंत जलेबी ले आए, यही तो प्यार होता है। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है और उषा सोचने लगती है, शायद तू ठीक कह रही है बहू। उषा देखती है कि ऋषभ उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे उसकी गलती का एहसास होने लगता है। एक दिन सुनील और कीर्ति घर पर आते हैं। उषा उन्हें देखकर खुश हो जाती है। और माँ कैसी हो? अरे बहुत अच्छी हूँ। ऋषभ और बहू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा बहू के साथ। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको माँ? बेटा, फोन पर तूने कहा था कि तुझे बहुत काम है। हाँ माँ, पर मुझे ये भी तो पता था ना कि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी मेरा। ना बेटा ना, मैं तो इंतजार नहीं कर रही थी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुनील को यह देखकर अजीब लग रहा होता है कि उसकी माँ ऋषभ से अब बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और उसके आने की उनको कोई खास खुशी भी नहीं होती है। अपनी माँ का ध्यान न पाकर उसे थोड़ी सी जलन महसूस होती है। माँ ये देखो मैं क्या लाया हूँ, साड़ी तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, अच्छी है साड़ी तो। अच्छी है तो फिर आप आज इसे पहनो और फिर कहीं घूमने चले जाते हैं। बेटा, ऋषभ ने भी मुझे साड़ी दी थी, आज तो मैं वही पहनूंगी। तेरी दी हुई साड़ी फिर कभी पहन लूंगी। सुनील को अब बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि अपनी माँ का ध्यान फिर से कैसे वो अपनी तरफ खींचे। रात हो जाती है और उनके जाने का वक्त आ जाता है। माँ चलो अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। कीर्ति ये सुनकर चौंक जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? हम सासू माँ को लेने थोड़ी ना आए थे। अरे तुम चुप हो जाओ। माँ चलो जाओ, अपना सामान बांध लो। आप मेरे साथ आ रही हो, मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे पर बेटा, तेरी तो तनख्वाह कम है, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे मुझ पर बोझ नहीं हो माँ, बस आप चलो ना, मैं लेकर ही जाऊंगा आपको। नहीं बेटा, अब मैं नहीं आना चाहती। मैं तो अब ऋषभ और बहू के साथ ही रहूंगी। ये सुनकर ऋषभ चौंक जाता है। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाने वाली अब। माँ, अब सच में नहीं जा रही? नहीं बेटा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगी अब, और जो प्यार मैं तुझे नहीं दे पाई वो सब दूंगी बेटा। ऋषभ और उसकी माँ गले मिलते हैं और निशा खुश हो जाती है। इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे रति की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास सौतेली होती है और वो पूरे घर वालों को अपने इशारों पर नचाती है। रति छत से सूखे कपड़े उतार कर ले जा रही थी कि तभी उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ती है, जो किसी तरह चोरी से सुनील की अलमारी खोलने की कोशिश कर रही होती है। अरे, ये माँ जी को क्या हो गया? चोरों जैसे क्यों आप मेरी अलमारी खोल रही हैं माँ जी? आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। अरे वाह, क्या चाहिए मुझे बताइए। अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, पूरा घर मेरे इशारों पर नाचता है, और तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या चाहिए? हट यहाँ से। और वो उसे जोर से धक्का देती है।
जैसे ही लक्ष्मी रति को धक्का देती है, उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। रति के आसपास पूरा परिवार खड़ा रहता है। डॉक्टर जैसे ही उसे देखकर जाता है, रति को होश आता है। अरे बेटा, तुम दूर क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कमला। रति के मुंह से लक्ष्मी सारंग की माँ का नाम सुनती है तो हैरान सी रह जाती है। क्या बोला रति बहू? चुप कर डायन, तूने मेरे पति और बेटे का हाल बेहाल कर दिया। अब तू मेरी बहू को भी गुलाम बनाना चाहती है? रुक, अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लक्ष्मी वहां से भाग जाती है। लक्ष्मी के जाने के बाद रति अपने ससुर और पति की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों समझ जाते हैं कि ये रति की चाल है। अगली सुबह लक्ष्मी का पति खाना लेकर खेत में जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि लक्ष्मी उसे रोक देती है। अरे कहाँ चल दिए खाना लेकर? आज घर का काम कौन करेगा? तभी पीछे से रति आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। कौन इनको काम पर जाने से रोक रहा है? मैं अभी उसे मजा चखाती हूँ। जैसे ही रति लक्ष्मी की तरफ बढ़ती है, लक्ष्मी घबरा जाती है। मैं तो मजाक कर रही थी बहन। आखिर मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि घर का काम कौन करेगा। कौन क्या? तू करेगी? चल उठा झाड़ू और शुरू हो जा। लक्ष्मी पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा रही होती है कि अचानक सामने सारंग खड़ा हो जाता है। अच्छा माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। रति के मामा की फैक्ट्री है, मैं वहां आज से मैनेजर के तौर पर काम करूंगा। सैलरी भी अच्छी है। अरे सारंग, तुझे क्या जरूरत पड़ गई काम करने की? और बेटा, तू बाहर काम करेगा तो इस बड़े से घर को मैं कैसे संभालूंगी? अभी तो पूरा काम बाकी पड़ा है। तभी वहां रति आ जाती है। अरे बेटा सारंग, जा, नौकरी पे जा रहा है ना, जा। और हाँ, आते वक्त घर के लिए सब्जियां ले आना। ये लक्ष्मी बैठी बैठी मोटी हो रही है, जरा काम भी तो कर ले। सारंग के जाने के बाद, अच्छा लक्ष्मी, सुन जरा यहाँ। लक्ष्मी अपनी बहू रति को सारंग की पहली माँ जो मर गई है वो समझकर उसके पास जाती है। अरे बहन, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वापस आना पड़ा? मैं तो बड़े ही प्यार से इस परिवार को चला रही थी। प्यार से तो मैं बहुत साल से तुझे मजा चखाना चाहती थी, लेकिन किसी औरत का शरीर मुझे नहीं मिल रहा था प्रवेश करने के लिए। अब से ना मैं बहू के शरीर में रहूंगी। और हाँ, तूने कोई भी चालाकी दिखाई या मेरे घर के लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो तेरा गला दबा दूंगी। लक्ष्मी रति के मुंह से ये सुनकर डर जाती है और शाम को अपने बेटे और पति के सामने जाकर कहती है, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी। और बहू, तुम मेरी बेटी की तरह हो, बस अब बेटी की तरह ही बनकर रहना। लक्ष्मी उन लोगों को इतना कहकर वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस देते हैं।